हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का टीसीएम कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की क्लास में हम आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसका सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। यहाँ पे आपके जितने भी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में वो ओवरऑल कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अभी आपके एग्जाम के लिए 1 मंथ बाकी है और जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि इन 1 मंथ में मुझे सफिशिएंट सिलेबस मिल जाए ताकि प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, तो टीसीएम आपके लिए एक छोटा सा बैच लेके आया है ओनली 999 में। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और वो सभी बच्चे जो अभी 12th में हैं और वो सोच रहे हैं कि मुझे 12th साथ ही साथ मुझे पैट या सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, तो उनके लिए भी बैच स्टार्ट होने वाले हैं जो कि आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन पर। ये टोटल चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के 13 चैप्टर हैं जहां से आपके 25 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हर एक चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको हर साल एग्जाम में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। कुछ इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं और कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जो आपके क्या होते हैं, टफ लेवल के होते हैं। ठीक, चलिए अब हम सीधे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नो चार्ज। कौन सा उप परमाणविक कण बिना आवेश के होता है। बहुत इजी है, सभी को पता होगा कि आपके उप परमाणविक जो कण होते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी होते तो और भी हैं, 2 और होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम 3 को ही क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है जो -1.67 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 कूलाम होता है। प्रोटॉन की यदि हम बात करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की यदि हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, पॉजिट्रॉन पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका सी, न्यूट्रॉन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। वी नो दैट कि न्यूट्रॉन जो है वो एटम के कहाँ पाया जाता है, केंद्र में प्रेजेंट होता है और इस पर कोई भी आवेश या कोई भी चार्ज नहीं होता है। थोड़ा सा यदि इसको हम देख लेते हैं, कभी कभी यहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज आपकी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक, तरीका क्या था खोजने का, कैथोड रे ट्यूब प्रयोग से। ठीक, प्रोटॉन जो है वो आपकी रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन आपका आंसर आ जाता है कभी कभी। इसकी खोज जो है वो अल्फा कणों द्वारा नाइट्रोजन गैस पर बमबारी के द्वारा की गई थी। लास्ट बचता है आपका न्यूट्रॉन, जिसकी खोज की थी आपके चैडविक ने, और ये कैसे हुआ था, बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी से। तो ये नहीं आते हैं आपके, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक, तो आपको यहाँ से ये सन दिख रहे हैं तो आप इजीली बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन की पहले, देन प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन। ठीक, चलिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा कौन सा बंध जो है वो बनता है। पहला है आपका आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, टोटल बॉन्ड जो होते हैं वो आपके 3 टाइप से होते हैं। ठीक है, तो आपका यहां से पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा, शेयरिंग के द्वारा कौन सा बॉन्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे होगा सही ऑप्शन आपका जो है वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है, मतलब जो आपके मान लो 2 एटम है, एटम के बीच बॉन्ड बनता है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे एक्सप्लेन भी है ये
ये दो एटम है, मान लो मैंने ले लिया आपका कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, ठीक। जब इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। अब ये बना कैसे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसके, दोनों की शेयरिंग हुई और दोनों ने अपना ऑक्टेल पूर्ण किया, जिससे आपका क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा उसके बारे में। जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है। सेकंड, यह यदि मैं नॉर्मली बात करूं तो अधातुओं के बीच बनता है, मींस नॉन मेटल के बीच बनता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने एग्जाम्पल है कि आप याद नहीं रख पाओगे, है ना। CO2 चलो आप याद रख लोगे, N2 याद रख लोगे, O2 याद रख लोगे, हाइड्रोजन H2 याद रख लोगे, बहुत सारे कंपाउंड है जो आप याद नहीं रख पाओगे। उसके लिए ये है कि आपको सिर्फ नॉन मेटल पता होना चाहिए। तो जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल के बीच क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक। अणु सामान्यतः उदासीन न्यूट्रल होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपका H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, CH4 हो गया, इन सभी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कभी कभी आपके ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां पे सिंगल बॉन्ड, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 2 पेयर, वहां पे डबल बॉन्ड। जहां पे 3 पेयर इट मींस 6 इलेक्ट्रॉन, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड। तो एग्जाम्पल है आपका H2 में बनता है आपका सिंगल बॉन्ड, O2 में बनता है आपका डबल बॉन्ड और N2 में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड है। पहली बात तो कौन सा है, कोवैलेंट, देन उसके बाद है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि हर एक नाइट्रोजन जो है N जो है वो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, 3 ये और 3 ये, तो टोटल मिला के 6, इट मींस हो गए आपके 3 पेयर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन करते हैं, कब करते हैं, सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में, गैसियस स्टेट में गैसीय अवस्था में, मोल्टेन और एक्वस स्टेट गलित या जलीय अवस्था में, या नन ऑफ दीज। तो सभी को पता है आपके आयनिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, या हम बात करें तो आयनिक यौगिक या विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वे सभी पदार्थ जो या तो अपनी गलित या फिर जलीय एक्वस स्टेट में विद्युत का प्रवाह करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। और सारे विद्युत अपघट्य जो है वो आपका आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये अपने आयन में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण आयंस के कारण ही उनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है। तो इसको आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क की डिजिटल बोतल, अशुद्ध जल। तो देखिए कोलाइड सभी लोग पढ़ के आए होंगे, चैप्टर नंबर कोलाइड। कोलाइड अब क्या होता है, तो कोलाइड जो है वो एक सॉल्यूशन ही है जिसके पार्टिकल का जो साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा और सस्पेंशन से क्या होता है, कम होता है। या फिर इसका हम बोल सकते हैं 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻⁷ तक होता है। तो यदि मैं बात करूं शुगर सॉल्यूशन, शक्कर का घोल आपका नॉर्मल सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। नमक का घोल भी आपका ट्रू सॉल्यूशन है। यदि मैं अशुद्ध वाटर की बात करूं तो ये भी आपका ट्रू सॉल्यूशन है। इसमें मिल्क जो है वो आपका कोलाइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क को हम इमल्शन भी बोलते हैं, पायस भी बोलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि पायस का एग्जाम्पल क्या है, या फिर निम्नलिखित में से पायस इमल्शन कौन है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और यहां से क्रिएट होगा कि इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण मीडियम जो है वो क्या होता है। सॉलिड सॉलिड होते हैं, लिक्विड लिक्विड होते हैं, सॉलिड लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। तो इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए ये है आपका
परिक्षिप्त प्रवस्था, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम। अब ये सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 फेज हैं आपके, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, लेकिन एक और गैस आपको यहाँ पे नहीं है, ठीक। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, लेकिन यहाँ गैस नहीं है। इसका मतलब है कि गैस का गैस में कोलाइड सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि यदि परिक्षिप्त प्रवस्था गैस हो, परिक्षेपण मीडियम भी आपका गैस हो, तो क्या ऐसा कोलाइड का टाइप या कोलाइड सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो नहीं है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद आपका जो पूरी टेबल में इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है आपका इमल्सन। इमल्सन का इसे हम बोलते हैं पायस। इसका अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क और बटर, ठीक। अब देखो इमल्सन, पायस या मिल्क किसका किस में विलयन है? लिक्विड का लिक्विड में, मतलब इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था भी लिक्विड है और परिक्षेपण मीडियम भी आपका लिक्विड है। इसके बाद आप एक और आता है सॉल, हो गया आपका एरोसॉल, हो गया। जैसे आपका क्वेश्चन आता है स्मोक, धुआं, धुंध या धूल, किसका एग्जाम्पल है? तो सबसे पहला एरोसॉल, साथ ही साथ किसका किसमें? सॉलिड का गैस में। तो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है बस। एक आपको कोहरा हो गया, कोहरा भी आपका एरोसॉल है और लेकिन ये लिक्विड का गैस में है। और यदि मैं धुआं की बात करूं तो ये आपका सॉलिड का गैस में। तो एक बार इस चार्ट को थोड़ा सा आप देख लेना, क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त वसा का उदाहरण है? Which of the following is an example of a saturated fat? बटर, मक्खन, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या फिर आपका ऑलिव ऑयल। देखो संतृप्त वसा और आपकी असंतृप्त, यहां से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका बटर। मक्खन जो है वो संतृप्त वसा का क्या है? एग्जाम्पल है। बाकी ये 3 जो हैं वो आपके अनसैचुरेटेड असंतृप्त का है। इनको याद रख लेना, बार बार ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सरसों का तेल, सनफ्लावर है ना, मक्खन और 1-2 और होते हैं। चलिए यहाँ पे बता देती हूँ, संतृप्त वसा की यदि हम बात करें तो डेफिनेशन बनती है आपकी कि एक्चुअली में होता क्या है। तो बेसभी फैट, बेसभी वसा जिसमें कोई भी दोहरे या तिहरे, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, सभी कार्बन परमाणु हाइड्रोजन से पूर्ण रूप से संतृप्त होते हैं। सीधी सी बात है। यहाँ पे जनरली यदि मैं नॉर्मल देखूं तो एलिफेटिक 2 टाइप्स होते हैं। एक होगी आपकी संतृप्त सैचुरेटेड और होगी असंतृप्त अनसैचुरेटेड। इसमें आ जाएगा आपका जहां पे सिंगल बॉन्ड होंगे और इसमें आ जाएगा जहां डबल होंगे और वहां पे ट्रिपल होंगे। सिंगल बॉन्ड जैसे आपका हो गया एल्केन, ठीक है, डबल बॉन्ड में हो गया एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड में हो गया आपका एल्काइन। तो यहां से भी आपके जब आप पढ़ोगे तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। यदि मैं इसके रूप की बात करूं, स्वरूप की बात करूं तो सॉलिड होते हैं किस पे? रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल के लिए आपका देखो घी, मक्खन, नारियल का तेल, पशु वसा, एनिमल फैट, ये सब आपके सैचुरेटेड है। मुख्यतः पशु उत्पाद एवं वनस्पति तेल जैसे नारियल व पाम का तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा जैव अणु है? Which biomolecule is the main source of energy in the human body? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स की न्यूक्लिक एसिड। सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे मेन पार्ट है। देन इसके बाद आता है प्रोटीन, फिर इसके बाद आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि आपका विटामिन हो गया, जाइम्स, ठीक। तो आपका इसमें सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी मैंने आपको बताया था कि एलिफेटिक 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेट जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे एथेन एल्केन का पार्ट है,
प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब इनमें सिंगल बॉन्ड होंगे। यदि मैं एथीन की बात करूं तो एथीन जो है वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एथीन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड? निम्नलिखित में से कौन सी एक समृद्ध यौगिक है? साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, एसिटिलीन की एथेनॉल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? साइक्लो आपकी होमोसाइक्लिक क्या होगी? आपकी साइक्लोहेक्सेन। यदि मैं एसिटिलीन और एथेनॉल की बात करूं तो ये आपके किस में आ जाएंगे? एलिफेटिक में आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज गिवन बाय। अब आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड बोर मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, जिसने बोर ने बताया था कि भाई हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षा में क्या करता है? घूमता है। तो किसी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2n²। यदि मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देती हूँ तो आपका आ जाएगा 2। यदि मैं वैल्यू 2 रख देती हूँ तो 2 2 4, 4 2 8, 2 8 डन आएगा आपका 18। तो आपका आंसर होगा सी, 2n² जो है वो किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है वो कहाँ केंद्रित होता है? रदरफोर्ड ने क्या बताया था? एक उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि जो आपका एटम का मैक्सिमम जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में, नाभिक में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ना इलेक्ट्रॉन होगा, ना ऑर्बिट होगा, ना इंटायर एटम होगा, बल्कि आपका न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड मॉडल की असफलता मुख्यतः किस कारण से थी? द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज ड्यू टू। रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो किस रीजन के कारण क्या हुआ था? फेल हुआ था। जो मेन रीजन था वो क्या था? साथ ही साथ उसके बाद आपका जो बोर मॉडल है वो आया। तो पहला है नो न्यूक्लियस, इन्होंने ये नहीं बताया था कि कोई वहां पे नाभिक नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका नो एक्सप्लेनेशन फॉर एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर की व्यवस्था को नहीं बता पाया, नाभिक के बारे में नहीं बता पाया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, सेल का कॉन्सेप्ट भी नहीं बताया। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऊर्जा स्तर की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि नाभिक में अधिकतम क्या होता है? अब उसका मास होता है, तो मतलब न्यूक्लियस के बारे में तो बताया। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पहले ही से हो गई। नो सेल, उन्होंने बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षाओं में क्या करता है? घूमता है। लेकिन उन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि ऊर्जा स्तर जो है, यदि m ऊर्जा स्तर वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो वह m कक्षा में घूमेगा, l वाला होगा तो उसमें उसमें घूमेगा। ये चीजें क्या नहीं कर पाए थे? नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, ऊर्जा स्तर की व्याख्या नहीं कर सके। सह संयोजक बंध बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिकॉज, चाहे आपके कोवैलेंट बॉन्ड हो, आयनिक हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको अपना अष्टक जो है, ऑक्टेल जो है वो पूरा करना होता है, इसीलिए कोई भी बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। तो इसका सीधा सा आंसर होगा, हर एक एटम चाहता है अपना स्थायी अष्टक प्राप्त करना। एटम वांट टू अचीव अ स्टेबल ऑक्टेल। ठीक, इसीलिए जितने भी बॉन्ड है वो आपके क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, बनते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंध का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? H2O, HF, CH4, NH3। तो देखो यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होगे कि हाइड्रोजन तो सभी में है सभी में, लेकिन यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो CH4 में जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। आपका H2O में है, HF में है, साथ ही साथ NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन आपका CH4 में नहीं बनता। CH4 आपका बनता है सह संयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे थोड़ा सा ही देख लो, ये आज क्वेश्चन आ सकता है।
CH4 में HF, HN और HO जैसे बंध प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यह एक अंतर आणविक, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2 टाइप से बनता है, अंतर आणविक और अंतर आणविक बल होता है, जो तब बनता है जब हाइड्रोजन किसी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जुड़ा हो और पास के अणु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और F के लोन पेयर से आकर्षित हो। सीधी सी बात है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले इलेक्ट्रॉन्स यदि किसी से जुड़े हों तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो आपकी नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की जो है वो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसीलिए इनमें क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। थोड़ा सा इसको याद रख लेना। कौन सा यौगिक जलीय विलयन में एक मजबूत विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है? Which compound behaved as a strong electrolytes in aqueous solution? CH3COOH, NH4OH, NaCl and HCl। सभी लोग जानते हैं कि NaCl जो है वो हमारा सॉल्ट है। जब इसको हम जलीय विलयन में घोलते हैं, जल में डालते हैं, तो यह पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, N+ और Cl, Na+ और Cl- में टूट जाता है और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से फ्लो होती है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो NaCl होगा, क्योंकि मजबूत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका NaCl है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। NaCl जल में पूरी तरह से आयनों में विघटित हो जाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। आवर्त सारणी में किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे कम है? Which element in the periodic table has the smallest atomic radius? हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन और फ्लोरीन। सभी को पता है हीलियम जो है वो उसकी रेडियस जो है वो बहुत छोटी है, साइज जो है वो उसका बहुत छोटा है। ठीक, हीलियम में सबसे अधिक नाभ के आकर्षण होता है, जिससे परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एसिटिलीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की एरोमेटिक। यदि मैं एल्केन की बात करूं, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि एसिटिलीन जो है वो आपका संतृप्त है कि असंतृप्त है? सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एसिटिलीन। ठीक, और ये हमारा एल्काइन का सबसे पहला ग्रुप, सबसे पहला सदस्य माना जाता है। तो एल्केन तो नहीं है, क्योंकि एल्केन में सबसे पहला सदस्य मेथेन है। एल्कीन भी नहीं है, एल्कीन को हम किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट में बताना। और एल्काइन जो है वो आपका एसिटिलीन है। एरोमेटिक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही आपके एलिफेटिक हैं। एरोमेटिक में आपका बेंजीन आता है। ठीक, और बेंजीन को एरोमेटिक का जन्मदाता माना जाता है, और एलिफेटिक का जन्मदाता किसे हम मीथेन को मानते हैं। ठीक, चलो, तो इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे, बहुत इजी है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है एरोमेटिक, एलिफेटिक, पर्टिकुलर्स का अच्छे से आपने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, वर्गीकरण नहीं पढ़ा, तो वहां पे आप कंफ्यूज होगे। तो इसलिए आपको ये चीज अच्छे से याद रखना। एरोमेटिक नहीं है बेंजीन, टोल्यूइन, नेप्थलीन, साइक्लोब्यूटाडाइन। तो देखो, हम जानते हैं बेंजीन भी है, इसमें कुछ एलिमेंट जुड़ के टोल्यूइन बनाते हैं, नेप्थलीन बनाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो साइक्लोब्यूटाडीन जो है वो आपका एरोमेटिक नहीं है, ये आपका एलिफेटिक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया साबुन बनाने में उपयोग होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन मेकिंग अ सोप? एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस, सोपिनिफिकेशन की डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। तो सभी को पता है साबुन बनाने की प्रोसेस को ही हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं। तो बहुत इजी है, ये कभी आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी 18 दीजिए। अमीनो अम्ल में कौन से दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं? विच टू फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन एमिनो एसिड? सभी को पता है एमिनो एसिड। ठीक, एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड और अमीन, कीटोन और अमीन। तो एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका प्रेजेंट होता है NH2 and COOH। कोलाइड में कणों का साइज किस सीमा में होता है? सभी को पता होना चाहिए। 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर,
1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर या 1000 से 10,000, ठीक। तो आपको याद रखना है 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, इसका ऑप्शन होगा बी। एक बार इसको अच्छे से याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते। तेल और वसा मुख्य रूप से किस प्रकार के यौगिक हैं? ऑयल एंड फैट्स आर प्राइमली विच टाइप ऑफ कंपाउंड? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड की एल्कोहल। ऑयल एंड फैट आपके क्या हैं? ट्राइग्लिसराइड हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए, जैव रसायन में एंजाइम जो है वो क्या होते हैं? इन बायोकेमिस्ट्री एंजाइम्स आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन की विटामिन्स। हम पढ़ के आए हैं कि जितने भी एंजाइम हैं वो क्या है? आपके प्रोटीन है, ठीक। नेक्स्ट, प्रोटीन के निर्माण खंड हैं या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आर। प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक है हम किसे बोलते हैं? ग्लूकोज को, फैटी एसिड को, न्यूक्लियोटाइड को या अमीनो एसिड को। सभी को पता है 22 अमीनो एसिड मिलके हमारी प्रोटीन, मतलब अमीनो एसिड से मिलके हमारी प्रोटीन बनी होती है। और टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं? 22 अमीनो एसिड होते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका CH3CH3 का यूपीएससी नाम क्या होगा? ठीक, तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको कार्बन काउंटिंग करना है, तो सीधी सीधी लाइन है 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 को हम क्या बोलेंगे? प्रोप। तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो कट है। चाहे यहाँ से काउंटिंग करो, यहाँ से काउंटिंग करो, 2 पर आपको OH ही मिल रहा है, तो कहाँ दिख रहा है? 2 प्रोपेनॉल, ठीक। OH जो है इसका यूपीएससी होता है ऑल, तो यहाँ इसका सही हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। बेंजीन रिंग में एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हो तो उसका यूपीएससी नाम क्या होगा? टोलुइन, बेंजीन, ब्यूटेन की मिथाइल बेंजीन। यदि मेथिल ग्रुप जुड़ा हो तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। लास्ट क्वेश्चन है आपका CH3CH2COOH का IUPAC नाम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे IUPAC से, सिर्फ आपको काउंटिंग आनी चाहिए। कार्बन कितने हैं? फॉर्मिक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड की आपका ब्यूटेनोइक एसिड। 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम। चलिए, तो ये हमारे कोर्सेस हैं। यदि आपको कोई और अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक। चलिए, थैंक यू। तो इससे आगे हम आपके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।